नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सप्लाई का कंसेप्ट आया क्यों। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि कोई भी जो टैक्स का लॉ होता है उसके अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो बताता है कि टैक्स कब लगेगा। ऐसा क्या पॉइंट ऑफ टाइम है जो ट्रिगर करेगा कि अब इस इवेंट पे टैक्स लगा दिया जाए। तो तब एक चार्जिंग सेक्शन होता है हर टैक्स लॉ में जो बताता है कि कब टैक्स लगेगा। तो अब जीएसटी में जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी, वो बोलता है कि जीएसटी लगेगा ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई हमने समझा, इंटरस्टेट सप्लाई हमने समझा चैप्टर 1 में। तो दोनों में कोई भी हो, चाहे इंट्रास्टेट हो चाहे इंटरस्टेट हो, दोनों में लगेगा कब? जब सप्लाई होगी। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि सप्लाई होता क्या है। इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, इंटर होगा तो आईजीएसटी लग जाएगा, बट सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। अब चलिए, तो हमें जानना जरूरी है कि सप्लाई होता क्या है। तो सप्लाई हम समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई होता है एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एंड इन द बिजनेस। तो को बोल दिया कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है या इसके अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन की गई है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स या फिर सर्विसेज की, अगर गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजेक्शन है तभी सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे आइटम जो ना तो गुड्स होते हैं ना सर्विसेज होते हैं, उनकी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो सप्लाई नहीं होगा। फॉर कंसिडरेशन, और उसके बदले में कुछ आपको मिल रहा है, अगर बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 1 बताता है 4 ट्रांजेक्शन ऐसे जो बोलता है कि अगर ये ट्रांजेक्शन है तो इसमें भले ही कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। वो सिर्फ कौन से होंगे? शेड्यूल 1 वाले ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन के अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसमें जब तक कंसिडरेशन नहीं है तब तक वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। अगर कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई कहलाएगा। एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपका जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो बिजनेस के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके घर पे कोई पुरानी ज्वेलरी पड़ी थी, आपने जाके ज्वेलरी दुकान पे बेच दी, तो वो आपका सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस में आपने नहीं किया। आपके पुराने कोई ज्वेलरी पड़ी थी, आपको पैसा चाहिए था, आपने बेच दी, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं होगा। तो सप्लाई होने के लिए 3 क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, दूसरा उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए कंसिडरेशन, और तीसरा इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी सप्लाई कहलाएगा। अब हमने ट्रांजैक्शंस की बात करी कि सेल होता है, ट्रांसफर होता है, बार्टर होता है, एक्सचेंज होता है, लीज होता है, लाइसेंस होता है। तो कौन, इसका मतलब क्या है? इन सब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इनमें फर्क क्या होता है? तो सेल होता है, मान लो मैं कोई गुड्स खरीदने गया, मैंने एक पेन खरीदा दुकानदार से, उसने मेरे को पेन का ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो गया? सेल हो गया। तो मैंने कोई भी चीज जाके लैपटॉप खरीद लिया तो वो क्या हो गया? सेल हो गया। अब मैंने क्या किया, मेरी एक ब्रांच इधर दिल्ली में है, एक ब्रांच है मुंबई में, तो मैंने दिल्ली से मुंबई सामान ट्रांसफर किया, तो मैंने वहां पे माल भेजा है, मैंने सेल नहीं किया है, मैंने कोई माल सेल थोड़ी किया, मैंने तो यहाँ पे माल भेजा है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने उसका ट्रांसफर कर दिया बट सेल नहीं किया, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। वो भी किसके स्कोप में आ जाएगा? सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। कोई गुड्स के बदले में अगर गुड्स रिसीव हुआ है, कोई सर्विसेज के बदले में अगर सर्विसेज रिसीव हुई है, या गुड्स के बदले में सर्विसेज या सर्विसेज के बदले में गुड्स रिसीव हुए हैं, तो वो किस में आ जाएगा? बार्टर। मतलब जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है बट फिर भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? बार्टर। जैसे अगर मैंने किसी नाई शॉप से, बार्बर से मैंने क्या करा, कटिंग वगैरह करवाई, मसाज वगैरह करवाई, उसके बदले में मैंने उसकी रिटर्न फाइल कर दी, तो मैंने सर्विसेज के बदले में सर्विसेज दे दी, उसे क्या बोलेंगे? बार्टर बोलेंगे। गेहूं के बदले में चावल मैंने एक्सचेंज कर लिए, तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? बार्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है। एक्सचेंज क्या होता है? तो सर बार्टर और एक्सचेंज में क्या फर्क है? तो एक्सचेंज क्या होता है, मान लो आप एप्पल आईफोन 14 खरीदने गए, आपने एप्पल आईफोन 14 के पैसे दिए, वो तो हो गई सेल। अब आपने क्या किया? एप्पल आईफोन 14 के पूरे पैसे नहीं दिए, मान लो 1 लाख रुपए का है, तो आपने 1 लाख रुपए नहीं दिया, आपने 50,000 दिए, और आपने एप्पल आईफोन जो 13 था आपका, वो भी साथ में दे दिया। तो मतलब आपने आईफोन 14 खरीदने के लिए 50,000 अमाउंट तो मनी दिया और 50,000 अदर देन मनी दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। जब पूरा अमाउंट मनी नहीं होता, पूरा अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं होता, तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज। उसके बाद ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में बहुत देखने को मिलता है एक्सचेंज। उसके बाद लाइसेंस, अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे खुदाई करने का लाइसेंस दे दिया, या गवर्नमेंट ने मान लो यहाँ पे देश में दारू बेचने का लाइसेंस दे दिया, तो ऐसे केस में उसके बदले में जो फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट, वो क्या हो जाएगा? वो भी लाइसेंस के कवरेज में आ जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा।
रेंटल या लीज, अगर आपने कोई आपकी मूल प्रॉपर्टी वगैरह रेंट वगैरह पे लीज पे वगैरह पे दी है, कोई मशीनरी है आपने रेंट पे लीज पे दी है, कोई भी अगर आपने रेंट लीज की भी ट्रांजेक्शन करी है वो भी किसमें आ जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। देन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं कहलाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो गुड्स की बात करें तो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब तक गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक वो क्या सप्लाई नहीं कहलाएगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि सप्लाई है या नहीं, हमें क्या जानना जरूरी है, वहां पे गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व है या नहीं। तो गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। मैं अपना ये माउस है, मैं इसको उठा के दूसरी जगह पे रख सकता हूं, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी सामान को अगर उठा के मैं दूसरी जगह पे रख सकता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसा कोई भी क्लेम जिसको लीगल कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है, जैसे मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम जीता तो अब वो इंश्योरेंस क्लेम मैं क्लेम कर सकता हूं लीगली, ठीक है। उसके बाद कोई अनसिक्योर्ड डेट है, मैंने किसी को डेट दिया है तो वो डेट भी मैं क्लेम कर सकता हूं। तो जो अनसिक्योर्ड डेट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह के जो अमाउंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम। और एक्शनेबल क्लेम को किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई मान लो क्रॉप उग रही है, कोई फसल उग रही है, मतलब वो अभी तक धरती से अटैच है, तो भले ही वो धरती से अटैच है, फसल अभी उग रही है, अगर तब भी उसका सेल होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। हालांकि हमने क्या बोला था, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी, बट अब उन फसल को तो मूव नहीं किया जा सकता, फिर भी उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा, फिर भी उसे गुड्स बोला जाएगा। तो गुड्स में तीन चीजें आ गई, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तीन चीजें क्या हो गई, गुड्स हो गई। अब एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी है वो क्या है, सर्विसेज। तो इसका मतलब सर कुछ भी गुड्स और सर्विसेज से एक्सक्लूड तो हुआ ही नहीं, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही क्या हो गए, कोई भी चीज हो वो गुड्स या सर्विसेज हो जाएगी, तो मतलब ट्रांजेक्शन सप्लाई हो जाएगी। नहीं, यहां पे बोल दिया गया कि एनीथिंग अदर देन गुड्स क्या है, सर्विसेज, बट मनी और सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी दोनों ही ना तो गुड्स है ना है सर्विसेज। तो ऐसे केस में मनी और सिक्योरिटी दोनों ही सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएंगे। कौन कौन से, मनी और सिक्योरिटी, ना तो वो गुड्स है ना सर्विसेज है, और अगर गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है तो सप्लाई के स्कोप में आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज होना जरूरी है। अब मनी और सिक्योरिटी को बाहर तो रख दिया गुड्स और सर्विसेज के स्कोप से, बट अगर उसी मनी को यूज करके आप कोई अर्न कर रहे हो इनकम, तो उसे क्या बोलेंगे, यूज ऑफ मनी, उसे सप्लाई माना जाएगा, उसे सर्विसेज माना जाएगा। जैसे मैंने किसी, मान लो ए व्यक्ति ने बी को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, उसके बदले में बी ने 1 करोड़ रुपए तो वापस चुकाए, उसके साथ उसने 10 लाख रुपए इंटरेस्ट भी चुकाया। तो 10 करोड़ जो 1 करोड़ का लोन दिया था वो तो क्या है, ट्रांजेक्शन इन मनी है, आपने पैसा दिया, उसके बदले में कुछ रिसीव हुआ है, आपको नहीं रिसीव हुआ है, तो ये तो क्या हो गया, ट्रांजेक्शन इन मनी, तो ये तो सप्लाई में नहीं आएगा। बट उस मनी का यूज करने के लिए मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए चार्ज किए, तो यूज ऑफ मनी क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, और ये सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, और वो 10 लाख रुपए सप्लाई हो जाएगा। अगर आप कोई करेंसी कन्वर्ट कराते हो, मान लो यूएसडी थे मेरे पास 10,000 यूएसडी, उसको मैंने आईएनआर में कन्वर्ट कराया, तो जब मैं करेंसी कन्वर्ट कराता हूं तो मेरे से बैंक ने कुछ चार्जेस वसूल किए कि मैं यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, आपसे कुछ चार्जेस वसूल किए जाएंगे। तो जो चार्जेस वसूल किए गए वो किसके लिए हैं, कन्वर्जन ऑफ करेंसी के लिए, उसे क्या बोला जाता है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी को क्या बोला जाता है, सर्विस बोला जाता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, अगर आप कोई सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन करवाते हो, मतलब सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन मतलब सिक्योरिटीज सेल परचेज कर रहे हो, वो तो सप्लाई नहीं है, क्योंकि ना तो वो गुड्स है ना सर्विसेज है, बट उस ट्रांजेक्शन को करवाने के लिए किसी व्यक्ति ने सर्विसेज दी, मान लो कोई ब्रोकरेज वगैरह, एजेंट वगैरह की सर्विसेज दी, उसने ब्रोकरेज कमीशन वगैरह फीस वगैरह चार्ज किया, तो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। सिक्योरिटी का सेल परचेज सर्विस नहीं, सेल परचेज ना तो गुड्स होगा ना सर्विस होगा, बट उसको फैसिलिटेट और अरेंज करना, उसकी अगर कोई सर्विसेज दी गई है तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्हीं इससे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके रिलेटेड हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। देखो, अगर किसी ने कोई लोन दिया, कोई एडवांस दिया, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन इन मनी है, आपने पैसे में ट्रांजैक्शन करी है, तो ऐसे केस में वो ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं होगा। ए ने बी को जो 1 करोड़ का लोन दिया, तो क्या 1 करोड़ रुपए में जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, ट्रांजैक्शन इन मनी है। अगर कोई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया, बैंक गारंटी इशू किया गया, मतलब बैंक जब गारंटी देता है कि यार ये बंदा अगर पे नहीं करेगा तो उसकी जगह पे मैं पे करूंगा, तो ये भी किस में आ जाता है, मनी के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि मनी का डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी करेंसी या फिर कोई भी ऐसा मेथड जिसको आरबीआई ने परमिट किया है पेमेंट को सेटल करने के लिए, तो बैंक गारंटी भी किस में आ जाता है, मनी के स्कोप में आ जाता है। तो इसका भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक गारंटी जो इशू की गई है, मान लो
बैंक ने 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी, तो वो 100 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटी दी है वो सप्लाई नहीं होगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? डिबेंचर की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसके बदले में आप पैसा देते हो, ठीक है, जैसे डिबेंचर के बदले में देते हो, बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो एक तरह से आप सिक्योरिटी से डील कर रहे हो। तो सिक्योरिटी की जो सेल परचेज होती है वो किसमें नहीं आती? सप्लाई के स्कोप में नहीं आती, तो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर में भी सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इन कमर्शियल पेपर, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लोन, एडवांस के रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी की गई है, जैसे फीस चार्ज की गई है, ब्रोकरेज चार्ज की गई, ट्रांसफर फीस एटसेट्रा, ठीक है, मान लो आपने बैंक गारंटी ली है बैंक से, तो बैंक ने कुछ कमीशन चार्ज किया है बैंक गारंटी इशू करने का, तो वो इनसे रिलेटेड है। मतलब बैंक गारंटी की जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई नहीं होगी, बट इन एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी की गई है, जैसे ब्रोकरेज फीस या कमीशन चार्ज किया गया है, कोई आपको दिलवाने में कोई फीस वगैरह चार्ज की गई है, तो वो सप्लाई क्या है? वो सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिविटीज रिलेटेड टू अबव प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट की एक्टिविटी नहीं है। मतलब इन प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं हो रही है, इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सप्लाई हो रही है, तो वो सप्लाई हो जाएगी फीस, ब्रोकरेज, कमीशन के रूप में। अब मान लो लोन दिया, लोन के साथ इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट भी इसका सप्लाई हो जाता है इस प्रकार से। अगर कोई फ्यूचर और फॉरवर्ड है, फ्यूचर और फॉरवर्ड आपने एसएफएम में पढ़ा होगा कि यार सिक्योरिटीज होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड भी सिक्योरिटीज होते हैं, तो क्या उसका सप्लाई नहीं माना जाएगा? तो इसमें दो केस आते हैं, इसमें दो केस आते हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक किसान था, एक किसान के पास 2 महीने बाद 10,000 किलो गेहूं उत्पादन होने वाला है, ठीक है, एक किसान 2 महीने बाद 10,000 किलो गेहूं उत्पादन करेगा, ठीक है, 10,000 किलो गेहूं। अब बी आया इसके पास, किसान के पास, कि बोले कि बॉस मेरे को गेहूं चाहिए, तो ए ने बोला 2 महीने लगेंगे, तो बी ने बोला प्राइस आज ही डिसाइड कर लेते हैं और फ्यूचर में जाके मैं तेरे से खरीद लूंगा। तो बी ने बोला कि ठीक है, मैं 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 महीने बाद अपन इसको परचेज कर लेंगे। तो मतलब 2 महीने बाद बी 2 लाख रुपए देगा किसान को और 10,000 किलो गेहूं ले जाएगा। ये बात अपनी सेटल हो गई, ये बात सेटल है। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद इन गेहूं का प्राइस क्या रह गया? 18 रुपए, ठीक है। तो अब ए ने बोला कि भैया सामान खरीदो। अब बी अगर बाजार में खरीदेगा तो वो 1,80,000 में खरीद सकता है, बट उसने वादा किया है ए को कि मैं 2 लाख रुपए में खरीदूंगा, तो इसको 2 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो ये 2 लाख रुपए में खरीदेगा और 10,000 किलो गेहूं का डिलीवरी ले लेगा। तो इस प्रकार से आपने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए, उसके बदले में पैसा पे किया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया सप्लाई। अगर कोई फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वादा किया था 2 महीने बाद का, वो था फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको विद डिलीवरी किया जाता है, मतलब मैंने वो सामान का डिलीवरी ले लिया और उसके बदले में पैसा दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। बट अगर मान लो ये बोले कि नहीं बॉस मेरे को सामान तो नहीं खरीदना, तो ए बोलेगा मेरे को तो नुकसान हो गया, अगर मैं आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 1,80,000 रुपए का बिकेगा, तुमने मेरे को 2 लाख रुपए का वादा किया था। तो बी ने बोला कि चलो ठीक है, मुझे सामान तो नहीं खरीदना, मैं तुम्हारा लॉस तुम्हें कंपनसेट कर देता हूं कि तुम मार्केट में जाके बेच लो 1,80,000 रुपए का, जो 20,000 रुपए का लॉस होगा वो मैं दे दूंगा। तो बी ने क्या किया? गुड्स का डिलीवरी नहीं लिया, बस उसके बदले में 20,000 रुपए नेट सेटलमेंट में दे दिया, लॉस कंपनसेट कर दिया, 20,000 रुपए दे दिया नेट सेटलमेंट में। तो ये क्या हो गया? विदाउट डिलीवरी, मतलब उसने सामान का डिलीवरी नहीं लिया। तो ऐसे केस में जब डिलीवरी नहीं लिया, गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड क्या होते हैं? सिक्योरिटी होते हैं। तो सिक्योरिटी की जो सप्लाई होती है वो सप्लाई नहीं होती, तो इसलिए सप्लाई नहीं कहलाएगा। उसके बाद मैंने बताया था यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी क्या होता है? सर्विसेज होता है। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो अर्न किया गया है वो भी सप्लाई होगा, बट इसको एग्जाम्पशन चैप्टर में एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। हम एग्जाम्पशन चैप्टर में जाके इसको डिस्कस करेंगे। एक और स्पेशल केस, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, एसएलएस बोलते हैं, ठीक है, इसे एसएलएस बोलते हैं। अब लेंडर है कोई, किसी के पास कोई 5,000 एचडीएफसी की सिक्योरिटी पड़ी थी, ठीक है, कोई बोरोवर आया, ठीक है, उसको नीड थी, ये बोरोवर था, इसको 2 महीने के लिए इन सिक्योरिटीज की नीड थी, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज था ना, वो आया इस सिक्योरिटी जिसके पास पड़ी थी, इसके पास 5,000 एचडीएफसी की सिक्योरिटी पड़ी थी। तो स्टॉक एक्सचेंज आया कि बॉस ये जो आपके पास सिक्योरिटी पड़ी है 5,000 एचडीएफसी की, वो किसी दूसरे बंदे को 2 महीने के लिए नीड है। तो ये बोला ठीक है बॉस मैं तो दे दूंगा सिक्योरिटी, मुझे क्या चाहिए, मेरे को करना ही नहीं कुछ सिक्योरिटी से। तो स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया? सिक्योरिटीज इस लेंडर से लेके, इस बंदे से लेके बोरोवर को दे दी, जिसे सिक्योरिटी की नीड थी, दे दी। 2 महीने बाद अब इस बोरोवर को वापस लौटानी पड़ेगी सिक्योरिटी। अब फ्री में तो देगा नहीं है, तो उसके बदले में इसने फीस चार्ज किया, लैंडिंग फीस, जिसे बोलते हैं लैंडिंग फीस। मतलब सिक्योरिटी को रेंट पे दिया और उसका रेंट चार्ज किया गया बोरोवर से, ठीक है। तो ऐसे केस में मतलब आपने क्या सिक्योरिटीज का सेल परचेज किया है,
अगर सेल परचेज किया होता तो ना तो गुड्स था ना सर्विस था, तो ये सप्लाई नहीं होता। बट यहाँ पे सेल परचेज नहीं किया गया है, उस सिक्योरिटी को रेंट पे दिया है, उस सिक्योरिटी को रेंट पे दिया गया है। तो रेंट पे दिया है तो उसके बदले में जो लैंडिंग फीस आ रही है वो भी क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। और ये टैक्सेबल अंडर होती है आरसीएम, जिसमें बोरोअर टैक्स पे करेगा। ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, चार्ज अंडर जीएसटी में पढ़ेंगे तो आरसीएम क्या होता है, बट ये टैक्सेबल अंडर होती है आरसीएम। उसके बाद अब जो ये ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज ने करवाई है वो भी तो कुछ कमीशन और फीस चार्ज करेगा। तो देखो कोई भी फैसिलिटेट और अरेंजिंग इन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी क्या होता है, सर्विस होता है। तो ऐसे केस में ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब रेंट पे अपन ने सिक्योरिटी दी, उसके बदले में कुछ अपने को लैंडिंग फीस मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कंसीडरेशन की। पहली बात अपन ने करी गुड्स एंड सर्विसेज की, कि गुड्स एंड सर्विसेज होना जरूरी है तभी सप्लाई होगा। तो पहला अपन ने डिस्कस कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम डिस्कस करते हैं कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन क्या होता है, तो कंसीडरेशन बोल दिया गया, कंसीडरेशन बोल दिया गया कि पेमेंट इन मनी और अदर देन मनी अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए, उसके बदले में अगर मेरे को कुछ बदले में कुछ मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, भले ही वो अमाउंट मनी में मिल रहा हो या फिर अदर देन मनी मिल रहा हो, मुझे चाहे पैसे मिल रहे हो उसके बदले में या फिर पैसे के अलावा मुझे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज ही दे दी गई, तो भी क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा। बदले में कुछ मिलना चाहिए, अब वो भले पैसा है या पैसे के अलावा भी कोई चीज है, तो भी क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा। पेड बाय रेसिपिएंट, या तो रेसिपिएंट ने पे किया है, ठीक है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसने या तो पेमेंट किया है या फिर उसके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन ने पे किया है, या तो उसने पे किया है या फिर उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी पे कर देता है, तो भी किस में आ जाएगा, कंसीडरेशन के स्कोप में आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो सामान खरीद रहा है, जो सामान परचेज कर रहा है, जो उसका यूज करेगा वही पेमेंट करे, पेमेंट कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। बट अगर उसकी जगह पे पेमेंट किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ऐसे केस में उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। तो कंसीडरेशन क्या होती है, आपने अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया, उसके बदले में अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है या फिर अदर देन मनी मिल रहा है, चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन हो जाएगा। अगर पे किया है, रेसिपिएंट ने पे किया है, भले ही रेसिपिएंट की जगह किसी और ने पे किया है, तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। बट हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे अगर पे करती है तो उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम ने परचेज किए गुड्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम मिस्टर श्याम। राम ने श्याम से परचेज किए गुड्स वर्थ 1 लाख, तो श्याम क्या हो गया, सप्लायर हो गया, और राम क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। तो ऐसे केस में अमाउंट अगर पे कर दिया, मान लो राम ने, अगर पे कर दिया राम ने, तो इसका मतलब कंसीडरेशन है, पेड बाय रेसिपिएंट। और अगर राम के पास पैसे नहीं थे, उसके बदले में मान लो जय ने भी पे कर दिया बिहाफ पे राम पे, तो ऐसे केस में हमने बोला कंसीडरेशन भले रेसिपिएंट खुद पे करे या उसके बिहाफ पे कोई तीसरा बंदा पे करे, वो तो भी क्या मान लिया जाएगा, कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, जय पे कर रहा है, और रेसिपिएंट कौन था, राम, तो ऐसे केस में भी क्या मान लिया जाएगा, कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। अब अगर मान लो राम के पास पैसे नहीं थे, उसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पैसे दे दिए, तो क्या वो कंसीडरेशन माना जाएगा। तो अगर भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पैसे दिए हैं किसी बंदे के बिहाफ पे, तो उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी पे करता है तो उसे कंसीडरेशन मान लिया जाएगा, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे करती है तो कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसीडरेशन के रिलेटेड कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। मान लो आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट या डोनेशन दिया है, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई गिफ्ट या डोनेशन दिया गया है, तो क्या उसे सप्लाई माना जाएगा, क्या उसे सप्लाई माना जाएगा, क्या वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखा जाएगा कि मान लो मिस्टर नवीन है, एक एग्जांपल से करेंगे, मिस्टर नवीन ने पंखे डोनेट किए हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एक स्कूल चलाता है, वहां पे पंखे डोनेट किए। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उसके ऊपर नाम मेंशन कर दिया फैन पे कि बाय मिस्टर नवीन। तो मिस्टर नवीन नाम लिखने से क्या मिस्टर नवीन को कोई फायदा पहुंच रहा है, मिस्टर नवीन ने पंखे डोनेट किए, उसके बदले में क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फायदा पहुंचाया नवीन को, नहीं पहुंचाया, बदले में सिर्फ उसका नाम लिखा है। नाम लिखना मतलब उसके टुवर्ड्स रिस्पेक्ट शो करिए, उसको ग्रेटिट्यूड पे किया है, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया, कमर्शियल गेन नहीं पहुंचाया। तो ऐसे केस में ये एक सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसीडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है। उसने जो पंखा सप्लाई किया उसके बदले में कुछ मिला, उसे नहीं मिला, तो इसका मतलब सप्लाई नहीं है। अब मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर लिख देता है कि डोनेटेड बाय मिस्टर नवीन एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब उसकी जो बिजनेस फर्म है, उसकी बिजनेस एक्टिविटी है, उसका प्रमोशन कर दिया। इसका मतलब मिस्टर नवीन ने पंखे डोनेट किए और उसके बदले में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उसकी बिजनेस एक्टिविटी का प्रमोशन कर दिया। अब हमने बोला था कि कंसीडरेशन नीड नॉट बी इन मनी ओनली,
मनी के अलावा भी कंसिडरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे पंखे के बदले में उसने एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी का प्रमोशन कर दिया डोनेशन के बदले में। अब 3 कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसे केस में आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो गिफ्ट और डोनेशन जो आपने दिया वो किसको दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया है। दूसरी बात, जो भी आपने पेमेंट करी है वो इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट और डोनेशन करी है, आप कोई सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो। दूसरी बात, आपका जो पर्पस था वो फिलैंथ्रोपिक था, आपका कोई भी पर्पस कमर्शियल गेन पाने का नहीं था और एडवर्टाइजमेंट का भी नहीं था, तो आपका पर्पस फिलैंथ्रोपिक था, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाना चाहते थे। ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी आप माना जाएगा कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई नहीं माना जाएगा, अदरवाइज सप्लाई मान लिया जाएगा। और चीज, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। मान लो एक पेंटर था, मान लो एक पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसकी पेंटिंग्स दूर दूर बिकती हैं। तो एक क्या हुआ, अहमदाबाद में एग्जीबिशन लगी, अहमदाबाद में एग्जीबिशन लगी ये वाली, ठीक है। यहाँ पे इसकी पेंटिंग्स रखी गई, यहाँ पे इसकी पेंटिंग्स रखी गई। अब क्या है, लोग इस पेंटिंग्स को आके देखेंगे, देख के जा सकते हैं। पेंटर को पहले पेंटिंग यहाँ पहुंचानी पड़ी अहमदाबाद, अब लोग आएंगे देखेंगे पेंटिंग वगैरह, अगर उनको पसंद आएगी तो वो परचेज कर लेंगे। तो जब तक ये पेंटिंग सेल नहीं हो जाती तब तक क्या कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, पेंटर ने यहाँ पे पेंटिंग्स भेज तो दी, बट उसके बदले में क्या उसको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा जब तक ये सेल नहीं हो जाती। तो इसका मतलब जब कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगा। बट जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर आया, अगर उसको पसंद आ गई ये पेंटिंग और उसने परचेज कर ली, परचेज करेगा तो पैसा पे करेगा, तो जैसे ही उसने कंसिडरेशन पे किया, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया और सप्लाई मान लिया जाएगा। तो जब तक ये सेल नहीं हो जाती तब तक क्या है, कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए सप्लाई भी नहीं होगा। और अगर सेल हो गई तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने कंसिडरेशन भी पढ़ लिया। बट अब क्या हर चीज में कंसिडरेशन होना जरूरी है? बिल्कुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी सप्लाई माना जाएगा। अदर देन दैट, शेड्यूल 1 की अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो हम भले ही वहां पे कंसिडरेशन ना हो सप्लाई मानेंगे, बट अदर देन दैट कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी सप्लाई माना जाएगा। अब शेड्यूल 1 क्या है ये भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है। उसके पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है। इन बिजनेस बोला है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होगी तभी सप्लाई होगी, वरना सप्लाई नहीं होगी। एक्सेप्ट, इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है कंसिडरेशन के लिए, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो भले बिजनेस के लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई मान लिया जाएगा। बट अदरवाइज देन बिजनेस में ही ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, पर्सनल ट्रांजैक्शन आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। चलिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस समझ लेते हैं। तो जीएसटी में बिजनेस की डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बोलता है कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन। कोई लेन देन हो गया, कॉमर्स हो गया, धंधा हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोफेशन है आपका, सीए फर्म वगैरह है, तो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। वोकेशन क्या होता है, आप हमेशा मतलब कभी कभी धंधा करते हो, मतलब कोई पेंटर है 6 महीने में एक बार पेंटिंग बनाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती, आप कितने कंटिन्यूटी से बिजनेस कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, अगर बिजनेस है तो बिजनेस है। उसके बाद कोई क्लब ने अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी दी है तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। कोई आपने प्रीमाइस में एडमिशन करने के लिए टिकट वगैरह, जैसे जू वगैरह में जाना है, मूवी हॉल वगैरह में जाना है, तो उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। कोई रेस क्लब है, बुक मेकर है, कोई रेस वगैरह, घोड़ों वगैरह की रेस कराई जा रही है, या फिर वहां पे कोई लॉटरी वोटरी कोई बैटिंग वगैरह की जा रही है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी है जो कि फॉर प्रॉफिट हो भले ही नॉट फॉर प्रॉफिट हो, क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ा, कंसिडरेशन पढ़ा और पढ़ा हमने बिजनेस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या था, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स। सर्विसेज में क्या था, एनीथिंग अदर देन गुड्स, बस मनी और सिक्योरिटी दोनों में ही नहीं आएगा, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ करेंसी, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन मनी, ये सारे क्या हो जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएंगे। उसके बाद उसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़े हमने, कंसिडरेशन पढ़ा और कंसिडरेशन के बाद हमने बिजनेस पढ़ा। अब हम बात करेंगे, अब हमने सप्लाई की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली। अब इसमें हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। कंसिडरेशन का एक्सेप्शन था कि शेड्यूल 1 की अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो भले ही वहां पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो तो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो चलिए शेड्यूल 1 की बात कर लेते हैं, सप्लाई जो भी विदाउट कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसे ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, अगर आपकी कोई बिजनेस एसेट थी, आपने कोई बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी है और उसके ऊपर आपने आईटीसी ले लिया है,
इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने उसके ऊपर ले लिया है, तो आप अगर उस बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, भले ही वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। कहने का मतलब आपने क्या किया, आपने अपने बिजनेस में एक एसी लगवाया, आपने एक एसी परचेज किया और उसके ऊपर आईटीसी भी ले लिया। अब आपने गवर्नमेंट को आईटीसी लेने के लिए क्या बोला होगा कि सर मैं ये जो एसी है मैं अपने बिजनेस के काम में लूंगा, बिजनेस के काम में लूंगा, इसलिए गवर्नमेंट ने आपके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जो भी आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया था। अब क्या हुआ, आपने तो उसको पर्सनल कामों में यूज करना चालू कर दिया, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो मतलब बिजनेस के काम तो नहीं आ रहा, और जब बिजनेस के काम नहीं आ रहा तो आपका आईटीसी भी नहीं बनता था, बट आपने ले लिया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आपने आईटीसी ले लिया और आप उसने उस एसेट को बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, मतलब परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ऐसे केस में उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रांसफर किया हो, भले ही वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपके कोई बिजनेस एसेट है, अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी ले लिया है, परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, भले ही कंसिडरेशन ना हो। अब भले ही आपने एसेट उठा के अपनी सब्सिडरी कंपनी को भी भेज दिया ना बिना कंसिडरेशन के, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों अलग अलग होती हैं। अगर इन्होंने भी आपस में ट्रांसफर कर दिया तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपनी समझी कि कोई भी बिजनेस एसेट खरीदा, अगर हमने ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ कर दिया तो सप्लाई मान लिया जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। कोई दो रिलेटेड पर्सन है, उनके बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई हो रही है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए। और बिजनेस किसका देखेंगे यहां पे, सप्लायर का बिजनेस देखेंगे। अगर सप्लायर के बिजनेस में कोई रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो भले ही वहां पे कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो तो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। अब हमें जानना जरूरी है कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। रिलेटेड पर्सन की बात करें तो कौन होता है, पार्टनर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, ये सब क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आपस में क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए। किसी व्यक्ति के अगर ऊपर आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है, शेयर है, मोर देन 25% है, इक्वल टू 25%, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। अगर कोई दो व्यक्ति मिलकर तीसरे व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं, तो जो दो व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं वो भी आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। कोई एक व्यक्ति की नहीं दो व्यक्तियों को कंट्रोल कर रहा है तो वो भी आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन। अगर कोई आपका सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब एकमात्र आपका एजेंट है, एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू आप सामान बेचते हो, तो ऐसे केस में वो भी क्या हो जाएंगे, आपके रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। बट नॉर्मल एजेंट वगैरह आपके रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे, सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर आपका क्या होगा, रिलेटेड पर्सन होगा। उसके बाद अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर है, आपके कोई फैमिली का मेंबर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। अब फैमिली मेंबर कौन होते हैं, आपके पति पत्नी या फिर आपके बच्चे, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा आपके क्या कहलाएंगे, फैमिली मेंबर हमेशा। बट अगर आपके कोई पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, माता पिता, भाई बहन या फिर दादा दादी, ये सब हैं, तो ये क्या कब कहलाएंगे आपके फैमिली मेंबर, अगर ये लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है तभी ये फैमिली मेंबर कहलाएंगे, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो आपके फैमिली मेंबर नहीं कहलाएंगे। और अगर फैमिली मेंबर होंगे तभी रिलेटेड पार्टी होंगे, वरना रिलेटेड पार्टी भी नहीं होंगे। ये रिलेटेड पर्सन की बात करी अपन ने। फिर हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन की। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, देखो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। आपको इनकम टैक्स एक्ट में एक पैन मिलता है, पैन नंबर मिलता है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप एक टैक्स पेयर हो। अब वैसे जीएसटी में जीएसटीएन मिलता है, तो जीएसटीएन जो होता है ना, वो पैन नंबर के बेसिस पे होता है। अब जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ पे काफी सारे बिजनेसेस हैं, एक राजस्थान में है, एक पंजाब में है, एक महाराष्ट्र में है, एक गुजरात में है, ठीक है। तो अब जब कोई व्यक्ति का बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट में होता है, तो ध्यान रखना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलता है। जीएसटी में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। देखो पैन तो क्या होता है, पैन आपका सेंट्रल होता है, पूरे देश में एक ही पैन होता है। बट जीएसटी में क्या होता है, अगर आप अलग अलग स्टेट से बिजनेस कर रहे हो तो आपको हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जो आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर एक ही बंदे के एक ही पैन नंबर पे, एक ही पैन नंबर पे, एक बंदे का एक ही पैन नंबर होगा, अगर उसके सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि उसके एक से ज्यादा स्टेट में है या फिर एक ही स्टेट में भी एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, तो आपस में वो क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। वो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। एक ही पैन नंबर पे एक ही बंदे के दो एक से ज्यादा बिजनेस है, तो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे।
ठीक है। अब इसके मैं एग्जांपल देता हूं कि रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है विदाउट कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा, भले ही वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसका आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उससे आपने अपने रिटेल आउटलेट पे ट्रांसफर किया, ठीक है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो और वहां से आपने माल ट्रांसफर किया अपने रिटेल आउटलेट पे। तो देखो एक ही बंदा है, एक ही बंदे के दो रजिस्टर्ड प्लेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आउटलेट, तो दोनों आपस में क्या कहलाए? डिस्टिंक्ट पर्सन। और एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, भले ही कंसिडरेशन ना हो, अगर बिजनेस में हो रही है, किसके बिजनेस में? सप्लायर के, ए लिमिटेड के बिजनेस में, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। तो सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब मान लो ए आर्किटेक्चर है, उसकी आर्किटेक्चर की फर्म है, अब वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है आर्किटेक्चर की, उसने सर्विसेज प्रोवाइड करे किसको? अपनी वाइफ को। तो बिजनेस किसका देखना है? जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका तो बिजनेस है आर्किटेक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करना। और वाइफ क्या है? रिलेटेड पार्टी। वाइफ और स्पाउस और बच्चे क्या होता है? हमेशा रिलेटेड पार्टी होता है, रिलेटेड पर्सन को। तो रिलेटेड पर्सन को अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भले ही कंसीडरेशन ना चार्ज किया गया हो, तब भी क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। अब ए एक इवेंट मैनेजर है, ठीक है, ए नाम का बंदा एक इवेंट मैनेजर है, वो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसने अपने फादर को सर्विसेज प्रोवाइड कराई, फादर का रिटायरमेंट सेरेमनी था, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई। तो क्या फादर को सर्विसेज प्रोवाइड कराना क्या रिलेटेड पर्सन है? तो देखना पड़ेगा कि फादर अगर डिपेंडेंट है उसके ऊपर तो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। और इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, वो बिजनेस में प्रोवाइड करा रहा है, तो भले ही वहां पे कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया गया हो, तो भी क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा। अगर मान लो फादर डिपेंडेंट नहीं है, फादर आपके इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में जब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। चलिए ये बात होगी। अब इसके बाद एक और बात करी थी अपने कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड पर्सन होते हैं। तो मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया, तो यहां पे बात आती है कि अगर गिफ्ट है 50,000 से ऊपर का, अगर गिफ्ट है 50,000 से ऊपर का, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। ये हमें देखना है पर एम्प्लॉई पर ईयर देखना है, पर एम्प्लॉई पर ईयर। अगर वो 50,000 से ऊपर जा रहा है तो ऐसे केस में उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर वो 50,000 तक है, 50,000 से कम या 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया है, तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा कहीं ये शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 है उसके फर्स्ट एंट्री में फॉल तो नहीं कर रहा। मतलब मैंने एसी खरीदा और एसी मान लो 30,000 रुपए का था, अब मैंने वो एसी खरीदा, उसके ऊपर आईटीसी ले लिया, अब मैंने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब वो फर्स्ट पॉइंट में फॉल कर गया। आपने कोई बिजनेस एसेट खरीदी, उसके ऊपर आईटीसी ले लिया और आपने उसको ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर दिया परमानेंटली, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा, भले ही विदाउट कंसीडरेशन हो। तो भले ही यहां पे 50,000 या 50,000 से कम का गिफ्ट है, तो भी क्या हो जाएगा? ये सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री में फॉल कर रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है तो 50,000 और 50,000 तक के गिफ्ट का क्या होता है? सप्लाई नहीं होता है। किसके केस में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में। तो गिफ्ट को भी ध्यान रखना, अगर कोई एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको कोई सेल्स बोनस दिया गया है, प्रोडक्शन बोनस दिया गया है, जो कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब वो गिफ्ट नहीं है, उसे गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए शेड्यूल 1 के। अब शेड्यूल 1 का थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। ये बोलता है कि प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, भले ही वहां पे कोई भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो। एजेंट हो सकते हैं जैसे फैक्टर, ब्रोकर, आरतिया, डेलक्रेड, ऑक्शनर, इन नामों से भी जाना जाता है एजेंट को। एजेंट क्या होता है? या तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ परचेज कर रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ सेल कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो ए लिमिटेड करके प्रिंसिपल है, इसने एक एजेंट अपॉइंट किया मिस्टर राम को, ठीक है, सेल करने के लिए। तो अब इसने सेल किया ना, तो मिस्टर एजेंट ने कंज्यूमर को सेल किया, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने प्रिंसिपल को बोला कि आप डायरेक्टली इनवॉइस किसको रेज कर दो? कंज्यूमर को रेज कर दो। मतलब एजेंट ने अपना इनवॉइस इशू नहीं किया। इसका मतलब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच तो कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं। ऑन पेपर अगर अपन देखें तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। प्रिंसिपल ने डायरेक्टली किसको सेल किया है? कंज्यूमर को सेल किया है। तो इसका मतलब ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, यहां पे शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। और अगर मान लो ये प्रिंसिपल को बोले कि पहले तुम ऐसा करो, मेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर दो, एजेंट के नाम पे, राम के नाम पे इनवॉइस इशू किया, फिर राम ने आगे इनवॉइस इशू किया किसके नाम पे? एजेंट के कंज्यूमर के नाम पे।
इसका मतलब एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया है और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में यहां पे क्या हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई। यहां पे क्या हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये जो ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो रही है उसे क्या बोलेंगे, उसे शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन में भले ही कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, भले ही कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो भी इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप को ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया है तो वो शेड्यूल 1 में फॉल करेगा, क्योंकि तभी तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मान लो डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू करवा दिया तो ऐसे केस में एजेंट का तो बीच में कुछ कंसेप्ट आया ही नहीं, तो इसलिए शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है आपने, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, फोर्थ पॉइंट है शेड्यूल 1 का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और कंसिडरेशन नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया और कंसिडरेशन नहीं है, पर किससे किया आपने, रिलेटेड पर्सन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से। मतलब एक बंदे का एक तो यहां पे रजिस्टर्ड प्लेस था और एक मान लो यूएसए में कोई उसकी ब्रांच थी, तो ऐसे केस में आपस में भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया आपने विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पे किया। और बिजनेस किसका देखेंगे यहां पे, ध्यान रखना सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री में हमने क्या देखा था, रिलेटेड पर्सन वाले में जो सप्लायर था उसका बिजनेस क्या है, और यहां पे हम देखेंगे रेसिपिएंट का बिजनेस है क्या नहीं है। और रेसिपिएंट के बिजनेस में अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, भले ही विदाउट कंसीडरेशन करी है, भले ही विदाउट कंसीडरेशन करी है, अगर आपने रिलेटेड पर्सन से करी है या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से करी है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, भले ही आपने विदाउट कंसीडरेशन किया है। मान लो मैंने आर्किटेक्चर की सर्विसेज ली है आउट ऑफ इंडिया से, मेरे रिलेटेड पर्सन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से फॉर द पर्पस ऑफ मेरे पर्सनल होम के लिए, तो ऐसे केस में मैंने बिजनेस में नहीं किया, मैंने अपने घर के लिए लिया है, तो इसका मतलब ये सप्लाई नहीं होगा। बट अगर मैंने सर्विसेज ली है, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता हूं, मैंने कोई प्रोजेक्ट ओपन किया रियल एस्टेट का, उसके रिलेटेड मैंने सर्विसेज ली आर्किटेक्ट की, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से, तो इसका मतलब मैंने बिजनेस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, भले ही विदाउट कंसीडरेशन किया है, बट अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन से किया है और बिजनेस के लिए किया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, भले कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो। तो ये बात हो गई शेड्यूल 1 की। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट पेट्रोलियम टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अब गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के पास एक जमीन पड़ी है, गवर्नमेंट के पास एक जमीन पड़ी है और यहाँ पे इसको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पेट्रोल निकल सकता है, यहाँ पे पेट्रोल निकल सकता है। अब गवर्नमेंट माथापच्ची नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दे दिया कि आप जाओ और जाके इस जमीन पे खुदाई करके देख लो और पेट्रोल वगैरह अगर निकल रहा है तो निकाल लो। तो क्या गवर्नमेंट फ्री में करने दे देगी ये काम, बिल्कुल नहीं। उसने लाइसेंस दिया है यहां से गैस निकालने का या तेल निकालने का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बदले में क्या लेगी गवर्नमेंट, रॉयल्टी लेगी, रॉयल्टी लेगी प्लस और क्या होता है, और देखो गवर्नमेंट बोलेगी कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर यहां से तेल निकल गया, अगर यहां से तेल निकल गया तो जितना भी तेल निकलेगा उससे जो तेरे को पैसा कमाई होगी, मतलब जो तेल निकाला तूने उससे जो तेरी सेल होगी उसमें से पहले तू अपना कॉस्ट रिकवर कर लेना, तो अपना पहले कॉस्ट रिकवर कर लेना। मतलब तूने यहाँ पे खुदाई करी, यहाँ पे मशीनें वगैरह लगाई, यहाँ पे पता लगाया कि तेल है या नहीं है, ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्शन किया, गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करी, तो इतना सारा जो काम किया, इतना सारा जो खर्चा किया है वो पहले इसमें से रिकवर कर लेना, जितना भी तेरा टोटल सेल होगा उसे बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, उसे बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, ठीक है। अब ये खर्चा निकालने के बाद जो तेरा अमाउंट बचेगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, उसे बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो टोटल जितना पेट्रोलियम सेल हुआ उसमें से तेने खर्चा निकाल लिया अपना, और खर्चा निकालने के बाद जो बचा वो क्या हुआ, प्रॉफिट पेट्रोलियम। उस प्रॉफिट पेट्रोलियम में से कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको यहां से तेल निकालने का राइट दिया है, तो गवर्नमेंट को वो क्या देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, और बाकी क्या हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर के खाते में जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो यहां पे तीन चीजें हो गई, एक तो गवर्नमेंट को जो रॉयल्टी दे रहे हैं तो क्या ये टैक्सेबल है, बिल्कुल ये टैक्सेबल है, लाइसेंस के बदले में, लाइसेंस भी एक ट्रांजैक्शन है, उसके बदले में अगर कंसीडरेशन दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, रॉयल्टी भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात आती है क्या कॉस्ट पेट्रोलियम टैक्सेबल है, कॉस्ट पेट्रोलियम सप्लाई है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कॉस्ट पेट्रोलियम क्या है, कॉस्ट पेट्रोलियम ऐसा अमाउंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टर रिकवर कर रहा है, जो कि उसने अपनी कॉस्ट इनकर करी थी, जो उसने कॉस्ट इनकर करी थी वो रिकवर किया है उसने, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट को उसने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई है जिसके बदले में इसको कुछ अमाउंट मिला हो, ये तो इसने अपना खुद का कुछ खर्चा किया था वहां से गैस वगैरह निकालने का, उसके लिए उसे कुछ अमाउंट उसने रिकवरी किया है अपने खर्चों का, तो ये सप्लाई नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंसीडरेशन गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, कॉस्ट पेट्रोलियम ये सप्लाई नहीं होगा।
अब बात आती है प्रॉफिट पेट्रोलियम की। तो प्रॉफिट पेट्रोलियम में से जो शेयर गवर्नमेंट को दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको वहां पे खुदाई करने के लिए लाइसेंस दिया था, ठीक है, और जब खुदाई करने के लाइसेंस दिया तो उसके बदले में अगर कुछ पैसा दे रहे हो तो क्या हो गया? प्रॉफिट पेट्रोलियम हो गया। तो अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम वो टैक्सेबल होना चाहिए, बट इसको एग्जेम्पशन चैप्टर में जाके एग्जाम्प्ट कर दिया गया, तो इसके जो पेट्रोलियम में से जो शेयर दिया जाता है गवर्नमेंट को वो भी टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो रॉयल्टी टैक्सेबल हो जाएगी, कॉस्ट पेट्रोलियम प्रॉफिट पेट्रोलियम दोनों ही टैक्सेबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट मिला है, आपने को फ्री सैंपल या गिफ्ट दिया है, तो वहां पे कोई भी कंसीडरेशन आपको नहीं मिल रहा बदले में, तो ये सप्लाई नहीं होगा। अब मान लो आपने बाय वन गेट वन में कोई सेल किया है, बाय वन गेट वन में कोई सेल किया है, एक सामान खरीदो दूसरा सामान फ्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने दूसरा सामान फ्री दे दिया, आपने क्या किया, आपने एक प्राइस के लिए दो सामान बेच दिए, ठीक है। तो जब आपने दो और मोर सप्लाई कर दी फॉर अ सिंगल प्राइस, यहां पे कोई कुछ भी फ्री नहीं था, कंसीडरेशन इन्वॉल्व था, तो ऐसे केस में ये पूरा एंटायर कंसीडरेशन क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई शेड्यूल 1 की, ठीक है। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 की बात करने से पहले मैं आपको एक और सप्लाई का डेफिनेशन बता देता हूं। ये तो अपन ने बेसिक डेफिनेशन जाना कि सप्लाई क्या होता है, ठीक है। ये हमने जाना कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, फॉर कंसीडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, सप्लाई हो जाएगा। शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन में भले ही कंसीडरेशन ना हो तो भी सप्लाई हो जाएगा, और अगर कोई इंपोर्ट और सर्विस किया फॉर कंसीडरेशन भले ही बिजनेस में हो या नहीं हो तो भी सप्लाई हो जाएगा। ये तो हमने बात करी। अब उसके बाद एक और सप्लाई की डेफिनेशन बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स करी है अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ने, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है या क्लब है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, अगर उन्होंने अपने ही मेंबर्स को अगर सप्लाई ऑफ गुड्स किया है फॉर कंसीडरेशन, तो उसे भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गई सप्लाई। अब अपन बात करते हैं शेड्यूल 3 की। तो शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 बोलता है आप कितनी डेफिनेशन पढ़ लो सप्लाई की, आप कितनी भी डेफिनेशन पढ़ लो सप्लाई की, बट शेड्यूल 3 ने बोला कि अगर कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में फॉल करती है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो वो सप्लाई नहीं होती। आपने कभी देखा कभी सैलरी पे जीएसटी लगते हुए? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में आता है, वो सप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा सर? सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? कोई अगर नौकरी से जल्दी निकाल दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो उसके लिए उसको कुछ पैसा दिया जाता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए, तो वो भी क्या पार्ट है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, वो भी सर्विसेज में इनकम सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। किसमें? आपकी जो सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, और इसका नेगेटिव लिस्ट का पार्ट हो जाएगा, और उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, वो भी सप्लाई के पार्ट में नहीं आएगा। अगर कोई कैजुअल वर्कर को वेजेस दी जा रही है, कोई कैजुअल वर्कर को वेजेस दी जा रही है, तो भले ही वो कैजुअल वर्कर हो, भले ही थोड़े मोटे टाइम के लिए आप लेके आए हो, बट वो फिर भी आपका क्या है? एम्प्लॉय है। अगर आप उसको भी कोई अमाउंट पे कर रहे हो तो वो भी शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा। बट हां, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेके आए हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई बंदा लेके आए हो, तो वो आपका एम्प्लॉय नहीं होता, तो ऐसे केस में वो शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करेगा। अगर कोई नॉन कंपीट फीस पे कर रहे हो, कोई नॉन कंपीट फीस पे कर रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो किसको? आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हो एम्प्लॉय को कि भैया जब तू आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा उसके बाद इस एरिया में हमारे अगेंस्ट कंपीट मत करना, तो वहां पे वो एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आपने पैसा नहीं दिया, आपने उसको प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे दिया है कि बॉस हमारे साथ कंपीट मत करना, तो ये क्या है? ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगा, इस पे सप्लाई हो जाएगी, इस पे जीएसटी लग जाएगा। अब कोई डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को सैलरी भी पे की जाती है और सैलरी के अलावा भी अमाउंट पे किया जाता है। तो बोल दिया गया कि अगर तो डायरेक्टर को जो आपने अमाउंट पे किया है उसके ऊपर टीडीएस काटा है अंडर सेक्शन 192, इसका मतलब आपने सैलरी पे करी है, और सैलरी पे करी है तो वो किसमें आ जाएगा? शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर आपने डायरेक्टर को जो अमाउंट पे किया उसके ऊपर टीडीएस काटा है अदर देन 192 के अलावा कोई टीडीएस काटा है, इसका मतलब आपने सैलरी पे नहीं करी है, आपने कोई प्रोफेशनल फीस वगैरह पे करी है, तो ऐसे केस में वो शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करेगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट बात करते हैं। अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कोई भी ट्रिब्यूनल हो सकता है, ठीक है। बट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहां पे कवर नहीं होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहां पे कवर नहीं होगा। तो कोर्ट ट्रिब्यूनल ने अगर कोई सर्विसेज दी है तो वो भी क्या हो जाएगा? शेड्यूल 3 में आ जाएगा, सप्लाई नहीं होगा। अगर कोई एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई बैठा हुआ बंदा या चेयरपर्सन मेंबर ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, नीति आयोग बनाया, उसका कोई
हेड बैठा है, तो अगर इन्होंने कोई सर्विसेज दी है तो वो भी किस में आ जाएगी, शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगी और सप्लाई नहीं होगा। कौन कौन, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इनको भी पैसा मिलता है ये काम करने के लिए, तो इसके बदले में भी क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा, शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा। देन अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जीएसटी से बख्श दिया गया। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जीएसटी से बख्श दिया गया। उसका बोला गया कि अगर आप उसको जला रहे हो, दबा रहे हो, या फिर उसका कोई फ्यूनरल या ब्यूरियल कम्युनिटेरियन, या फिर उसको मोर्चरी में रखा हुआ है, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, डिसीज व्यक्ति को अगर ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, तो ये जो सारी सर्विसेज मृत व्यक्ति के रिलेटेड वो क्या है, शेड्यूल 3 में आ जाती है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या क्या चीजें, फ्यूनरल, ब्यूरियल कम्युनिटेरियन, मोर्चरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। उसके बाद अगर आपने लैंड का सेल किया है तो वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, सप्लाई नहीं होगा। अगर आपने बिल्डिंग का सेल किया है तो यहां पे थोड़ा सा हमें शेड्यूल 2 से रिलेट करना पड़ेगा। जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग की, क्या ये शेड्यूल 3 में आएगा या नहीं आएगा। तो सेल ऑफ बिल्डिंग में एक छोटा सा अपने को पॉइंट देखना है जो शेड्यूल 2 में देखेंगे, बट सेल ऑफ लैंड हमेशा शेड्यूल 3 में आएगा, बट सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्टेड टू शेड्यूल 2 ये शेड्यूल 3 में आएगा। अपन शेड्यूल 2 में जाके देखेंगे क्या बात है। कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम हो गया, अनसिक्योर्ड डेट हो गया, अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग तो सप्लाई कहलाएंगे, बट लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के अलावा अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है या अनसिक्योर्ड डेट रिकवर कर रहे हो, तो उन एक्शनेबल क्लेम को किसमें रख दिया गया, शेड्यूल 3 में रख दिया गया, सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी शेड्यूल 3 में आ जाएगा। उसके बाद बोला गया, उसके बाद 3 ऐसी एंट्री हैं जो आपको कस्टम से रिलेटेड हैं, तो आपको मैं पहले थोड़ा सा कस्टम का प्रोसेस समझा देता हूं इन शॉर्ट, छोटा सा, उससे आपको आगे की 3 एंट्री आसानी से समझ आ जाएंगी। जैसे देखो, सबसे पहले अगर मान लो मैंने ऑस्ट्रेलिया से माल परचेज किया, तो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से वहां से माल उसको डिस्पैच कर दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से माल डिस्पैच किया गया, तो माल कहां पे है, यहां पे रास्ते में सी में है अभी माल। ठीक है, तो अभी तक समुद्र में है माल, आ रहा है और आके कहां पे आएगा, आगे आएगा इंडिया के पोर्ट पे। इंडिया के पोर्ट को क्या बोलूंगा, रिसीविंग पोर्ट। इंडिया के पोर्ट पे आ गया, इंडिया के पोर्ट पे ना वेयर हाउस बने हुए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति वो माल लेके जाना चाहता है अपनी फैक्ट्री में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कस्टम के यहां से आके और कस्टम ऑफिसर को बोलना पड़ेगा कि बॉस मेरा माल आया है, वो छोड़ दो, उसके बदले में ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेगी और छुड़वा के लेके जाना पड़ेगा। उसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब आप कस्टम से माल छुड़वा के अपनी फैक्ट्री में ले गए, इंडिया में ले गए। अब हो सकता है कि आपको अभी माल नहीं चाहिए, तो कस्टम पोर्ट पे ना कुछ वेयर हाउस बने होते हैं। कस्टम पोर्ट पे ही इतना बड़ा पोर्ट होता है कि वहां पे वेयर हाउस भी बने होते हैं, तो आपने अगर कोई सामान मंगवाया है तो वो सामान को उस वेयर हाउस में रख सकते हो। और जब आपका मान लो वेयर हाउस में सामान पड़ा है, तो वहां पे खरीद बेच भी कर सकते हो, वहीं से आप किसी को सेल वगैरह भी कर सकते हो। तो क्या समझे, हमने माल मंगवाया, हमारे पोर्ट पे आएगा, पोर्ट पे ऊपर एक वेयर हाउस होता है, तो वहां पे वेयर हाउस में भी रख सकता हूं, बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। आप क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन करा के अपनी फैक्ट्री में माल लेके जा सकते हो। तो उससे पहले क्या कर सकते हो, या तो माल समुद्र में होगा, यहां कहां होगा, वेयर हाउस में होगा। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ आ गई, ये छोटा सा कस्टम का प्रोसेस था, इतना समझ के चलना है। उसके बाद अगर देखो, अब नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं। अगर आपने कुछ सप्लाई किया है, गुड्स का सप्लाई किया है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आउट ऑफ इंडिया के ही कोई जगह थी, वहीं से आपने सप्लाई कर दिया आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में एंटर ही नहीं होने दिया, तो ऐसे केस में भी उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, आपने बाहर से परचेज किया, बाहर ही सेल कर दिया, तो ऐसे केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे अगर ए लिमिटेड ने मान लो मशीन परचेज करी ऑस्ट्रेलिया से और डायरेक्टली उतने में ऑर्डर आ गया उसको कहां से, जापान से, तो उसने जापान में डायरेक्टली भेज दी मशीन, तो ऐसे केस में वो इंडिया में लेके नहीं आया मशीन, तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपका माल वेयर हाउस पे पड़ा था, जो पोर्ट का वेयर हाउस था वहां पे पड़ा था, मतलब आपने क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अपनी फैक्ट्री में ले जाने से पहले आपका पोर्ट पे ही माल पड़ा था, तभी आपके पास कोई कस्टमर आ गया और आपने उसको माल सेल कर दिया, तो आपने वेयर हाउस गुड्स को ही सेल कर दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस में भी उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। पोर्ट के वेयर हाउस में अगर कोई सामान पड़ा वहीं से आपने सेल कर दिया, तो सेल पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद समुद्र में ही सामान था, जब समुद्र में सामान था तब आपने क्या किया, तभी आपने उसको सेल कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब एंडोर्स करके किसी दूसरे के नाम पे उसको सेल कर दिया। इसका मतलब माल कहां पे था, समुद्र में था, इंडिया में तो आया ही नहीं, तो अगर यहीं पे सेल हो गया तो ऐसे केस में उसे भी किसमें रखा गया है, शेड्यूल 3 में रखा गया है, वो उस पर भी सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। उसे बोलते हैं हाई सी सेल। हाई सी मतलब गहरे समुद्र के बीच में अगर सामान है तो वहीं पे बेच दिया, तो मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और भी कुछ चीजें हैं जिसे इसमें रखा गया है, जैसे अगर कोई म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो उन्हें
कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है करने के लिए, जैसे सड़कें वगैरह मेंटेन करना, सफाई वगैरह करवाना, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, तो वो भी किस में आ जाएगी, एक्टिविटीज में आ जाएगी, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है। तो ये भी किसमें, ये भी शेड्यूल 3 में आ जाएगा, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है दारू बेचने के लिए, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट दारू बेचने के लिए स्टेट में लाइसेंस इशू करती है किसी भी व्यक्ति को, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट ध्यान रखना, अगर अल्कोहलिक लिकर के अलावा कोई लाइसेंस इशू किया जा रहा है, मान लो आपको मेडिकल खोलना है, उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस मिला है, तो ऐसे केस में उसको ऊपर तो जीएसटी लगेगा। सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर अल्कोहलिक लिकर के लिए जो आप लाइसेंस लेते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल 2 की। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 3 की हमने बात करी, जिसका मतलब होता है कि जिसमें कोई ट्रांजैक्शन आ गया तो ना तो सप्लाई होगा, ना तो गुड्स का सप्लाई होगा, ना होगा सर्विसेज का। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 2 की। देखो शेड्यूल 2 क्या होता है, शेड्यूल 2 बोलता है कि डिटरमाइन करेंगे कि जो सप्लाई हुई है वो गुड्स की सप्लाई थी या सर्विसेज की सप्लाई थी। ठीक है, सप्लाई होना जरूरी है तभी शेड्यूल 2 आएगा। अगर सप्लाई है तब हम जाके डिटरमाइन करेंगे कि ये गुड्स की सप्लाई है, सर्विसेज की सप्लाई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पुराने टैक्स रिजिम में क्या होता था, पता ही नहीं था कि गुड्स की सप्लाई है, सर्विसेज की सप्लाई है। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज होती थी तो उसे गुड्स की भी सप्लाई मानते थे, सर्विसेज की मानते थे, तो उस पर वैट भी लग जाता था, सर्विस टैक्स भी लग जाता था। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए क्या बोल दिया गया कि पता लगाएंगे गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है। तो बोल दिया गया कि अगर आपने कोई टाइटल ट्रांसफर किया किसी गुड्स का अगर आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अगर आपने गुड्स को टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ आपने उसको यूज करने के राइट्स ट्रांसफर किए हैं, आपने उसके राइट्स ट्रांसफर किए हैं, आपने उसको टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, मतलब आपने सप्लाई ऑफ सर्विस किया, आपने सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं किया, क्योंकि गुड्स तो आपने बेचा ही नहीं, गुड्स में सिर्फ आपने राइट्स दिए हैं। अब जो टाइटल आप ट्रांसफर करोगे, ओनरशिप आप ट्रांसफर करोगे, भले ही वो फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो रही है, तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। जैसे हायर परचेज में आप कोई व्हीकल वगैरह खरीदने जाते हो तो आप पहले कुछ अमाउंट पे कर देते हो, फिर बाद में आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तब आपका वो व्हीकल आपका नाम पे हो जाता है। तो मतलब टाइटल आप लेटर ऑन ट्रांसफर करोगे जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, बट फिर भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर आपने कोई बिल्डिंग को लीज लाइसेंस पे दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अगर आपने कोई जॉब वर्क किया है, जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क होता है किसी दूसरे के गुड्स पे ट्रीटमेंट या फिर प्रोसेस अप्लाई करना, उसके दौरान अगर आपके थोड़े मोटे आपके गुड्स, खुद के गुड्स भी यूज हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप दूसरे के गुड्स पे काम कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, जॉब वर्क। जैसे मेरे पास कोई ओल्ड फर्नीचर था, मैंने किसी को उसको सही करने के लिए भेजा, मॉडिफाई करने के लिए भेजा, तो सामने वाले ने मुझे सही करके दिया, उसके ऊपर काम किया, मेरे फर्नीचर के ऊपर सामने वाले ने काम किया। अब उसमें काम करते दौरान उसने कुछ अपनी कीलें वगैरह यूज कर ली, पर मेन गुड्स किसका था, मेरा ही था, मैंने फर्नीचर भेजा था। अब उसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो काम करने के बदले में उसने पैसा लिया, तो उसने मेरे गुड्स के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाई किया, तो वो क्या कहलाता है, जॉब वर्क कहलाता है। किसी दूसरे के गुड्स पे अगर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है तो क्या कहलाता है, जॉब वर्क। तो ऐसे जॉब वर्क को क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आता है। अगर कोई बिजनेस एसेट है, आपकी कोई बिजनेस एसेट है, अगर आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब आपने बिजनेस एसेट किसी को दे दी, तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अगर आपने उन्हीं बिजनेस एसेट्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना चालू कर दिया, तो वो किस में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आएगा। आपने उसका ट्रांसफर, टाइटल वगैरह ट्रांसफर नहीं किया, आपने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, आपने उसको क्या किया, अपने प्राइवेट यूज के लिए काम लेने लग गए, तो उसे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अगर मान लो बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस अब काम नहीं करता, बिजनेस बंद हो गया, तो ऐसे केस में जब बिजनेस बंद होगा तो आपने जितनी भी आपकी बिजनेस एसेट पड़ी है आपके बिजनेस में, वो सारी मान ली जाएंगे कि आपने सप्लाई कर दी। जितने भी एसेट पड़े थे वो मान लिए जाएंगे कि आपने सप्लाई कर दी और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये किसमें नहीं होगा, अगर आपने बिजनेस को चलता फिरता बिजनेस अगर आपने ट्रांसफर किया है, एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया है, तो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस आगे रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस बंद नहीं हुआ, तो ऐसे केस में भी ये सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर कर दिया, मैंने कोई बुक लिखी, मैंने कोई सॉन्ग लिखा, उसके राइट्स मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। आपने कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपने कोई सर्विसेज ली है, सॉफ्टवेयर बनवाया है, सॉफ्टवेयर चेंज करवाया है, सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग करवाई है, सॉफ्टवेयर में मान लो अमेंडमेंट करवाया, मॉडिफिकेशन करवाया, कुछ भी करवाया सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर आपने
आपको अमाउंट रिसीव हुआ है फॉर दी ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, कोई काम करने के लिए, टू टॉलरेट एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, मतलब कोई काम करने के लिए या कोई काम हो रहा है उसको टॉलरेट करने के लिए या फिर कोई काम ना करने के लिए अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो ऐसे केस में उसे क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। जैसे इनके एग्जांपल देता हूं, टू डू एन एक्ट क्या होता है, मान लो एक सोसाइटी थी, एक सोसाइटी के साथ में एक फैक्ट्री थी, तो सोसाइटी ने फैक्ट्री को पैसा दिया सो दैट वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए, तो उसमें फैक्ट्री को पैसा क्यों दिया गया, ताकि वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, उसने कुछ काम करने के लिए पैसा दिया है, उस फैक्ट्री को पोल्यूशन इक्विपमेंट लगाने के लिए पैसा दिया, इसका मतलब टू डू एन एक्ट, कुछ पैसा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अब टॉलरेट एक्ट मतलब एक सोसाइटी के सामने एक रेडी वाला बैठता है, तो वो दिन भर चिल्लाता रहता है, तो उसको टॉलरेट किया जा रहा है, उसके बदले में रेडी वाला क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है किसको, सोसाइटी को। इसका मतलब सोसाइटी वाले पैसे के बदले में क्या कर रहे हैं, कोई एक्ट जो हो रहा है चिल्लाना वगैरह उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पैसा मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि भैया ये जब जॉब छोड़ के जाएगा तू मेरे से कंपीट मत करना, तो उसे बोला गया कि तुम यहाँ पे ये धंधा मत करना, उसके लिए मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, मतलब नॉन कंपीट फीस। तो ऐसे केस में नॉन कंपीट फीस भी किसका उदाहरण है कि आपको काम करने से रोका जा रहा है, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। और इसमें कुछ सर्कुलर था, उसमें क्या कुछ चीजें बोली गई थी कि अगर कोई लिक्विडेटेड डैमेज है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में डिले हो गया, उसके लिए आप कुछ पैसा पे कर रहे हो। चेक डिनोशनर पेनल्टी, अगर आपने चेक से पेमेंट करी थी और चेक डिनोशनर होगा उसके लिए पेनल्टी ली जा रही है, या फिर आपने कोई लॉ वायलेट कर दिया उसके बदले में आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ रही है, या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप एम्प्लॉय बन गए, अब उसमें बोला गया थी अगर आप 6 महीने से पहले छोड़ के जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो फोरफिट कर ली जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम अग्रीड पीरियड आपने अगर सर्व नहीं किया, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो ऐसे केस में आपकी जो सैलरी है वो फोरफिट कर ली जाएगी। तो जो ये सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, ये जो सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है ये किसके लिए है, ये उस काम को ना करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए है। कोई भी नहीं चाहता कि आप ये काम ना करो, कोई भी नहीं चाहता कि आपका चेक डिसऑनर हो और मैं आपसे पेनल्टी वसूल करूं, कोई भी नहीं चाहता कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में डिले करो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करो और आपसे मैं लिक्विडेटेड डैमेज वसूल करूं। तो कहीं भी उन कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपसे लिक्विडेटेड डैमेज वसूल किया जाए, डिसऑनर पेनल्टी वसूल की जाए, वो तो चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से करो और आपसे ये वगैरह वसूल नहीं करनी पड़े। तो ऐसे केस में जब आप कोई लिक्विडेटेड डैमेज देते हो, चेक डिसऑनर पेनल्टी देते हो या कोई वायलेशन ऑफ लॉ की पेनल्टी देते हो या फिर आपको सैलरी वगैरह फॉरफिट कर ली जाती है, तो क्या उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मान लो मैंने कोई लॉ वायलेट कर दिया, उसके लिए मैंने पेनल्टी दिया सरकार को, तो क्या सरकार ने उसके बदले में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई, क्या कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई, तो ऐसे केस में वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो कुछ ऐसे अमाउंट है जो लिक्विडेटेड डैमेज, चेक डिसऑनर पेनल्टी या फिर वायलेशन ऑफ लॉ की पेनल्टी है या फिर आपको सैलरी फॉरफिट कर ली जा रही है, आपने मिनिमम अग्रीड पीरियड पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, तो इसलिए इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई लेट पेमेंट या कोई सरचार्ज, मतलब आपने कोई मेन सप्लाई थी, कुछ मेन सप्लाई की, उसके बदले में आपको क्या किया गया, कोई लेट पेमेंट के लिए फीस दी गई, कोई सप्लाई थी, वो सप्लाई लेट करने के लिए आपको लेट पेमेंट का पैसा देना पड़ा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो ये आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी के पेमेंट करने में आपको डिले हो गया, अब वो डिले हो गया तो उसकी वजह से आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ा या लेट फीस पे करनी पड़ी, तो इसके बदले में आपको क्या हुआ, पेमेंट पे करने का टाइम मिला, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। और सप्लाई कौन सी होगी, जो मेन सप्लाई है उसी में माना जाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी, और मेन सप्लाई की क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई टिकट करवाई जो कि नॉन रिफंडेबल है, या आपने कोई इवेंट मैनेज करवाना था, इवेंट मैनेजमेंट का सर्विसेज लिया था, उसके बदले में आपने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया था, कुछ एडवांस में अमाउंट दे दिया था, अब अगर आप वो सर्विसेज नहीं लेते हो तो आपका वो एडवांस क्या है, फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपकी टिकट आपकी रिफंड नहीं की जाएगी अगर आप मान लो कैंसिल करा देते हो। तो इसका मतलब सामने वाले ने तो सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, सामने वाले ने तो आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, बट आप उसको नहीं लेना चाहते हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। तो लिक्विडेटेड डैमेज, चेक डिसऑनर पेनल्टी, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, अगर आपको कोई सैलरी वैलरी फॉरफिट कर लिया जाता है, बोर्ड अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाता है तो सप्लाई नहीं होता है। बट अगर आपने मेन सप्लाई का पेमेंट करने में डिले कर दिया, उसके बदले में अगर आपको कुछ फीस वगैरह पे करना पड़ रहा है या फिर आपकी नॉन रिफंडेबल टिकट वगैरह फॉरफिट कर लिया या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया, तो ऐसे केस में भी उसे क्या मान लिया जाता है, सप्लाई मान लिया जाता है। अगर आपने कोई इमोबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वो भी क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर की जो सर्विसेज है,
उसको हमसे ध्यान से देखना है। इसको रिलेट करेंगे हम शेड्यूल 3 की, जो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाली बात कही थी ना कि वो फॉल होता है कि नहीं होता शेड्यूल 3 में, तो यहां पे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सेल ऑफ बिल्डिंग कहां पे कवर होता है? शेड्यूल 3 में। और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कहां पे कवर होती है? शेड्यूल 2 में। मतलब सेल ऑफ बिल्डिंग अगर करोगे तो वो सप्लाई नहीं होता है, पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज करोगे तो क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, अभी बिल्डिंग बना ली, मैंने बिल्डिंग बना ली और उसके बाद बेचना चालू किया। इसका मतलब मैंने बिल्डिंग बना के और उसको बेच रहा हूं, बिल्डिंग को बेच रहा हूं। इसका मतलब मैंने सेल ऑफ बिल्डिंग किया है, इसका मतलब ये सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा। अब देखो, मैंने बिल्डिंग अभी बनाना चालू नहीं किया, बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, बिल्डिंग अभी बनके कंप्लीट नहीं हुई, बिल्डिंग बन रही है, बीच में है, इतना ही बना है। इतने में मेरा क्या हो गया? इतने में ही मेरे को सेल हो गया, इतने में ही पूरी बिल्डिंग मैंने सेल कर दी। इसका मतलब मैंने अभी तक बिल्डिंग तो कंप्लीट करी नहीं है, तो जब बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं करी तो मैं बिल्डिंग सेल कैसे कर सकता हूं? इसका मतलब मैंने सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं किया। अगर बिल्डिंग को बनने से पहले ही मेरे को पैसा मिल गया, अगर बिल्डिंग के बनने से पहले ही मेरा सेल हो गया, इसका मतलब मैंने बिल्डिंग तो था ही नहीं, बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो बिल्डिंग तो मैंने सेल किया ही नहीं। इसका मतलब मैं उस पैसे के बदले में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने बिल्डिंग सेल नहीं करी, बल्कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। सिंपल है कहने का मतलब कि अगर बिल्डिंग बनके पूरी तैयार है, उसके बाद अगर पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने बिल्डिंग सेल करी है और वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा, सप्लाई नहीं होगा। पर अगर बिल्डिंग के कंप्लीट होने से पहले ही अगर आपने पैसा रिसीव कर लिया, इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सप्लाई और सर्विस हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब कब बिल्डिंग कंप्लीट होगी उसका क्या माने? तो बोल दिया गया कि जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा कि यार बॉस बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब पहला बंदा आके बिल्डिंग में रहने लग गया। अब बिल्डिंग में बंदा तभी रहने लगेगा जब बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से कोई भी अगर इवेंट पहले हो जाता है तो उस दिन मान लिया जाएगा कि आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, उस दिन मान लिया जाएगा कि आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब अगर उस डेट से पहले अगर आपको अमाउंट रिसीव हो गया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। बट अगर उसके बाद अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है, इसका मतलब आपने बिल्डिंग सेल करी है, और बिल्डिंग अगर सेल करी है तो वो किस में आता है? नेगेटिव लिस्ट में आता है, सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 10 प्लॉट का, और फ्लैट बनाए, 10 फ्लैट बनाए, और उसमें उसको कंसिडरेशन रिसीव हुई। एक तो 7/11/2020 को 4 फ्लैट की कंसिडरेशन रिसीव हो गई 2 करोड़ रुपए, 1/12/2022 को 6 फ्लैट की 3 करोड़ रुपए कंसिडरेशन रिसीव हो गई। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस दिन इशू हो गया? 1/9/2022 को, और फर्स्ट फ्लैट ऑक्यूपाई कब कर लिया? 1 जनवरी 2023 को। इसका मतलब बिल्डिंग किस दिन कंप्लीट हो गई? विच एवर इज अर्लियर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन। तो विच एवर इज अर्लियर इज 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022। तो अगर कोई पैसा 1 सितंबर 2022 से पहले मिला, मतलब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, और 1 सितंबर 2022 से पहले कितना पैसा मिला मेरे को? 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ की क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी, 2 करोड़ की सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। बट अगर पैसा मिला बाद में, इसका मतलब मैंने सेल ऑफ बिल्डिंग किया है, नेगेटिव लिस्ट में आएगा। तो जो 3 करोड़ रुपए बाद में रिसीव हुआ है वो क्या हो जाएगा? सप्लाई नहीं होगा, नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है? देखो, जब 2 या 2 सप्लाईज एक साथ कर दी जाती हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। अब मान लो मैंने कोई 2 चीजें एक साथ खरीद ली, तो मैं उस पर टैक्स रेट क्या पे करूं, मैं उसके ऊपर कितना टैक्स पे करूं, मुझे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सब क्या है, एक ही प्राइस के लिए दे दिया। तो ऐसे केस में डिसाइड नहीं कर पाता। तो देखिए कैसे, यहां पे बोल दिया गया कि अगर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज हैं, 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज हैं, अगर वो नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सर्विसेज आपस में साथ में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो 2 सप्लाई आपने प्रोवाइड कराई हैं वो एक साथ प्रोवाइड कराई जाती हैं, और दोनों 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड कराई गई हैं, और उसमें से एक सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है। तो ऐसे सप्लाईज को क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई हो जो नेचुरली बंडल्ड हो, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ प्रोवाइड कराई जाती हैं, एंड उसमें से एक क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है? प्रिंसिपल सप्लाई ऐसी सप्लाई होती है जो कि प्रीडोमिनेंट होती है, मतलब जो 2 सप्लाईज मैंने ली हैं उनमें से मेन सप्लाई क्या थी, वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगी। तो ऐसी सप्लाई को क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। और अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड कराई हैं और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड कराई हैं और कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और सिंगल प्राइस के लिए प्रोवाइड कराई गई है, तो उसे क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, मिक्स सप्लाई बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक एसी खरीदा, एसी के साथ इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी
साथ में खरीदी, तो इसका मतलब मैंने टोटल अमाउंट पे किया 30,000 रुपए, और एसी भी आया और इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी आया। तो दो सप्लाईज हैं, एक तो एसी की और एक इंस्टॉलेशन की। तो मैं कौन सी सप्लाई मानूं? तो इसका मतलब आपने दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई ली है, ठीक है, और नेचुरली बंडल्ड है। एसी के साथ हमेशा इंस्टॉलेशन सर्विसेज साथ में आती है, और इनमें से मेन सप्लाई क्या है? एसी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी। अगर मान लो एक दुकानदार बेच रहा है, एक ड्राई फ्रूट है, उसमें ड्राई फ्रूट है, एक खिलौना है और चॉकलेट है और मिठाई है, इन सबको मिक्स करके एक पैकेट बना दिया त्योहार पे बेचने के लिए, और वो पैकेट बेचता है वो 1,000 रुपए का। अब उसमें कोई भी सप्लाई मेन सप्लाई नहीं है, सब सप्लाईज इक्वल डोमिनेंस रखती हैं। और दूसरी बात, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे डब्बे नहीं होते, ये तो क्या है, आर्टिफिशियली बंडल कर दिया गया सप्लाईज को। तो ऐसे केस में इसे क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई। जो ऐसी सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई बोलेंगे। अगर वो सिंगल प्राइस के लिए, तो वो बॉक्स पूरा कितने के लिए बेचा जाता था? 1,000 रुपए के लिए। उसमें पता नहीं था कि टॉफियां कितने की हैं, चॉकलेट कितने के, मिठाई कितने के, ड्राई फ्रूट कितने के, ये पता नहीं था। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई। अगर तो होगी कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई में जो मेन सप्लाई होती है, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, पूरी सप्लाई उसी प्रिंसिपल सप्लाई की मानी जाती है। अब मान लो मैंने एसी खरीदा प्लस मैंने खरीदा इंस्टॉलेशन। अब मैंने दोनों के लिए कितना पैसा पे किया? 30,000 रुपए। अब एसी पे टैक्स रेट है 12% और इंस्टॉलेशन पे रेट है 18%, तो मैं 30,000 रुपए कितना टैक्स पे करूंगा? तो इनमें से मेन सप्लाई क्या है? एसी परचेज करना। तो एसी के ऊपर रेट क्या है? 12%, तो पूरे 30,000 रुपए क्या लग जाएगा? 12% रेट लग जाएगा। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है ना, वो पूरे के ऊपर ही चार्जेबल हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो मिक्स सप्लाई है। अब मिक्स सप्लाई है तो हम देखेंगे कि उस मिक्स सप्लाई में जितने भी सामान है, मान लो एक ड्राई फ्रूट था, एक टॉय था, एक चॉकलेट था, अब और एक मिठाई थी। मिठाई पे मान लो 5% लगता है, चॉकलेट पे 12% लगता है, टॉय पे 18% लगता है और ड्राई फ्रूट पे 28% लगता है। और जो सामान है वो 1,000 रुपए का बिका है, 1,000 रुपए में पूरा पैकेट बिक रहा है। तो अब इसमें से अब ये मिक्स सप्लाई है क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे कि चारों में से मैक्सिमम रेट क्या है? 28%। तो पूरे 1,000 रुपए क्या लग जाएगा? 28% की रेट से लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई सप्लाई अगर प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है और उसका सेपरेट प्राइस दे रखा है, अगर किसी सप्लाई का सेपरेट प्राइस दे रखा है, अगर मान लो मेरे को दिया होता कि इसमें ड्राई फ्रूट 500 का है, टॉय 200 के हैं, चॉकलेट 300 के हैं, स्वीट 100 रुपए के हैं, तो ऐसे केस में सेपरेट प्राइस पे उनकी रिस्पेक्टिव टैक्स रेट अप्लाई की जाती है। हाईएस्ट टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। अगर सेपरेट प्राइस गिवन है तो सेपरेट टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी। और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली, तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ आपने लोडिंग अनलोडिंग की भी सर्विसेज दी। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग की भी सर्विसेज दी जाती है। तो नेचुरली बंडल्ड है तो उसे क्या माना जाएगा? कंपोजिट सप्लाई। आप कोई होटल में रुके, होटल में रुकने के साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया, तो आप नॉर्मली कभी भी होटल में रुकते हो तो आपको साथ में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसका मतलब वो पूरा क्या है? कंपोजिट सप्लाई। और उसमें मेन सप्लाई क्या है? अकोमोडेशन की। ब्रेकफास्ट तो साथ में आपने जाके कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से ही होती है। अब मान लो मैं शॉप पे गया, टेलीविजन खरीदा और एसी खरीदा, क्या नॉर्मली मैं टेलीविजन और एसी एक साथ में खरीदता हूं? नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसका मतलब मैं नॉर्मली नहीं खरीदता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई हो जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। अब प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? सामने वाला पेपर भी खुद का यूज करता है प्रिंटर, और उसके ऊपर प्रिंटिंग भी खुद से करके देता है। तो उसने एक तो आपको सप्लाई ऑफ पेपर किया है, गुड्स सप्लाई किए हैं, दूसरा उसने उसके ऊपर प्रिंट करके दिया है, तो आपको प्रिंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दोनों एक साथ दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट सप्लाई। ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। अब कंपोजिट सप्लाई में से पता लगाना है कि मेन सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, क्योंकि टैक्स रेट उसकी एप्लीकेबल होगी। तो अगर मान लो कोई प्रिंटर वाले ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, तो उसमें बोल दिया गया कि अगर आपने प्रिंटर वाले से छपवाया है, बुक छपवाया है, या फिर पैम्पलेट छपवाया है, या एनुअल रिपोर्ट छपवाई है, ब्राउचर छपवाया है, मतलब ऐसा कोई आइटम छपवाया है जिसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उसमें यूज किया गया पेपर। जब आप कोई बुक, एनुअल रिपोर्ट, पैम्पलेट वगैरह पढ़ते हो तो उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उसके अंदर यूज किया हुआ पेपर। तो ऐसे केस में जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में जो प्रिंटिंग की सर्विसेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उसमें यूज किया गया पेपर, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी।
बट अगर मान लो आपने रेस्टोरेंट वगैरह खोला और आपने टिश्यू वगैरह थे, लेटर हेड वगैरह था, सब पे अपना अपना नाम लिखवाना था, ब्रांडिंग करवानी थी, तो आपने वो प्रिंटर से ब्रांडिंग करवाई, ठीक है, तो टिश्यूज वगैरह का जो पेपर वगैरह था वो भी उसने ही दे दिया प्रिंटर ने। तो ऐसे केस में उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टिश्यू से हाथ साफ करने होता है, ना कि उसके ऊपर पढ़ना होता है। तो जो टिश्यूज वगैरह होते हैं इसमें क्या होता है, हाथ साफ करना, मतलब उसके जो पेपर जो यूज किया गया ना, गुड्स यूज किया गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में पेपर क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, और उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये बात हो गई अपनी सप्लाई की। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देख लेते हैं। अब मान लो एक जॉइंट वेंचर का केस आता है, जॉइंट वेंचर में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब मान लो ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तीनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया ABC लिमिटेड, ठीक है। तीनों ने 10-10 करोड़ रुपए डाले। इसका मतलब क्या किया, तीनों ने इस ABC लिमिटेड में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया। जैसे मान लो मैंने पार्टनरशिप फर्म खोली, तो पार्टनर मिलकर कुछ पैसा डालते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, अब हम बिजनेस करेंगे। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, अब जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन इन मनी। क्या बदले में इन्हें कुछ सर्विसेज मिला, कुछ नहीं मिला, गुड्स एंड सर्विस मिला, नहीं मिला, तो ये क्या होता है, ये सप्लाई नहीं होता है। बट देखो अब जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई एक पार्टनर एक्टिव मेंबर होता है, एक या एक से ज्यादा एक्टिव मेंबर होता है और बाकी काम नहीं करते हैं, तो जो काम करता है उसको कुछ पैसे मिलते हैं काम करने के बदले में। ऐसे ही मान लो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ने काम किया मैन्युफैक्चरिंग का। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऑलरेडी ए के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ए ने क्या बोला कि मैं मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एबीसी लिमिटेड का भी मैन्युफैक्चरिंग कर देता हूं। इसका मतलब उसने क्या किया, एबीसी लिमिटेड जो एक जॉइंट वेंचर था उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराई किसने, ए लिमिटेड ने। अब ए लिमिटेड ऐसा फ्री में तो करेगा नहीं, उसको सब कुछ पैसा चाहिए, तो अगर उसको पैसा पे किया गया है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग मेंबर, जो काम कर रहा है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग मेंबर। तो अगर ऑपरेटिंग मेंबर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में कुछ पैसा दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में उसे क्या बोला जाएगा, इसका मतलब वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसा दिया जा रहा है, कंसिडरेशन दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट पे किया गया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग मेंबर, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। चलिए उसके बाद टेनेंसी राइट टैक्सेबिलिटी। कोई भी अगर आपने कोई टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है, आपके पास राइट था कि आप इस जमीन पे किसी रेंट पे रख सकते हो किसी बंदे को, मैंने वो ट्रांसफर कर दिया, टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिए, मैंने टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, मैंने दूसरे को बोल दिया कि तू मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, अब इस जमीन पे टेनेंट रखने का काम तेरा, तेरे जिम्मेवारी है कि तू यहां पे किसी को भी टेनेंट रख सकता है। तो इसका मतलब मैंने जब अपने टेनेंसी राइट ट्रांसफर किए, उसके बदले में अगर कुछ मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। बट हाँ ध्यान रखना, रेंट ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे कोई रेंट आ रहा है, ठीक है, फॉर रेजिडेंस एग्जेम्प्ट होता है अगर आपने किसको प्रोवाइड कराया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। उसके बाद हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जो बात करी थी उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसीडरेशन के लिए लिया है, तो हमने बात करिया था कि सप्लाई की डेफिनेशन होता है बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस नहीं भी हो तो भी चल जाएगा अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है कंसीडरेशन के लिए। तो कंसीडरेशन के लिए अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया जा रहा है, तो भले ही बिजनेस हो या नहीं बिजनेस हो, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। बट अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है विदाउट कंसीडरेशन, तो हम चेक करेंगे कि क्या शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा है। तो शेड्यूल 1 में बोला है कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से किया है, तो भले कंसीडरेशन ना हो तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। बट अदर देन दैट अगर आपने विदाउट कंसीडरेशन किया है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये हमने इस प्रकार से सप्लाई चैप्टर कंप्लीट किया, इसका रिवीजन कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।